संघर्षों से कभी ना भागना, मुसीबत का डटकर करना सामना, कुछ भी हो सच्चाई के मार्ग पर चलना, ये आप ही तुम्हें सिखाते हैं, इसीलिए आप शिक्षक कहलाते हैं। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। हर किसी की सफलता की नींव में कोई ना कोई राह दिखाने वाला ज़रूर होता है। बिना किसी की प्रेरणा के अपनी मंजिल तक पहुंचना असंभव है। भारत में महिलाएं अपने करियर के लिए कितना संघर्ष करती हैं, और अगर ये बात 18वीं सदी की जाए तो उस टाइम महिलाओं के संघर्ष को समझा जा सकता है। उस समय महिलाओं का स्कूल जाना पाप समझा जाता था, और ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वो साधारण उपलब्धि से कम नहीं है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले को भारत की सबसे पहली टीचर के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के नवागांव में हुआ। जैसे जैसे वो सब बड़ी होती गई, उनके सपने भी बड़े होते गए। सिर्फ उनके सपने ही बड़े नहीं थे, वो बहुत मजबूत इरादों वाली महिला थी। 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गई, और शादी के बाद वो अपने पति के साथ पुणे आ गई। शादी के टाइम वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन को देखकर उनके पति ने उनको आगे पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर बनने की ट्रेनिंग ली, और वे टीचर बन गई। उस समय लड़कियों का स्कूल जाना किसी पाप से कम नहीं समझा जाता था। जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे, जिससे उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। पर इससे निपटने के लिए वो अपनी एक साड़ी अलग से लेके जाती थी, और वो स्कूल पहुंचकर वो साड़ी बदलती थी। इतनी परेशानी के बाद भी उन्होंने अपना लक्ष्य और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। भारत में विधवाओं की दुर्दशा सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए उन्होंने 1854 में एक विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला, और इसमें निरंतर सुधार के बाद 1864 में एक बड़े आश्रम के रूप में बदल गया। इस आश्रम में महिलाओं, विधवाओं और बाल बहुओं को जगह मिलने लगी, जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी महिलाओं को पढ़ाती लिखाती। इस संस्था के एक विधवा के बेटे यशवंतराव को उन्होंने गोद ले लिया। उस समय गांव के कुओं से पानी भरना दलित लोगों के लिए वर्जित माना जाता था। ये बात उनको, उनके पति को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा, ताकि वो लोग भी आसानी से पानी भर सकें। पर उनके इस कदम का बहुत विरोध हुआ। अपने पति की संस्था सत्यशोधक समाज के लिए वो लगातार काम करती रही। इसके माध्यम से वह समाज में बराबरी लाना चाहती थी। 1873 में सावित्रीबाई ने सत्यशोधक विवाह की प्रथा भी शुरू की। इस प्रथा में पति पत्नी को समानता और शिक्षा की शपथ दिलाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि उनके कामों को कोई देख नहीं रहा था। साल 1852 में ब्रिटिश सरकार ने सावित्रीबाई को राज्य की सर्वश्रेष्ठ टीचर घोषित किया। 1853 में सरकार ने उनकी बहुत प्रशंसा भी की थी। साल 1890 में ज्योतिराव, उनके पति का निधन हो गया। उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार खुद किया, उनकी चिता को अग्नि दी, और ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया, और सत्यशोधक समाज के प्रमुख बन गई। साल 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया। इस बीमारी का दर्द उनसे देखा नहीं गया, और वो प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए निकलने पड़े। उन्होंने पुणे में प्लेग से पीड़ित लोगों के लिए क्लिनिक भी खोला। वो 10 साल के प्लेग से पीड़ित बच्चे को गोद में उठाकर क्लिनिक लेके जा रही थी, और इसी दौरान वो प्लेग की शिकार हो गई। और फिर 10 मार्च 1897 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी ज़िंदगी और काम भारतीय समाज में समाज सुधारक और महिला सशक्तिकरण के लिए एक वसीयतनामे की तरह है। आज भी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों के लिए वो प्रेरणादायक है। उनको हमारा कोटि कोटि नमन। उनके लिए 2 शब्द, पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। मिलते हैं फिर एक नई हौसलों की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।